नमस्कार। आज भावगंगा के 132वें अंक में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और धीरे धीरे हम लोगों की भावगंगा यहाँ तक आ पहुँची है। कभी कभी लोग प्रश्न भी करते हैं कि आखिर भावगंगा का उद्देश्य क्या है, भावगंगा क्यों बह रही है अविरल। तो उस पर अनुशासित इनकलाब में गज़ल है, इसे कुछ शेर एक बार मैंने सुनाए भी थे। आज पूरी गज़ल आपके सामने रखता हूँ। और जिस उद्देश्य के लिए गज़ल है, जिस उद्देश्य के लिए अनुशासित इनकलाब है, उसी उद्देश्य के लिए भावगंगा भी है। बल्कि एक याद आ गया पुराना वाकया। अभी बेटे का इम्तहान चल रहा है, तो वो इम्तहान देने जा रहा था। मैंने उसे फ़ोन करके, इलाहाबाद में मैंने नाइटी में मैंने उसे फ़ोन करके कहा कि जब मैं पढ़ता था, बच्चा था और इम्तहान देने जाता था, तो माताजी एक ही प्रार्थना करती थी कि सरस्वती जी से प्रार्थना है कि अब गिरीश से इम्तहान दे जाते हैं, इन्हीं कलम पर बैठ जाए। यही प्रार्थना करती थी कि इनके कलम पर बैठ जाओ सरस्वती माई, सरस्वती जी। मुझे खुशी है कि अम्मा ने जो सरस्वती जी को हमारे कलम पर बैठाया था, वो केवल इम्तहान देते समय के लिए ही नहीं, जिंदगी भर सरस्वती जी उतरी नहीं है। और इसीलिए शायद सार्वभौमिक एक मेरी वो हाइकू है कि मैं हूँ कलम सार्वभौमिक, कॉस्मिक और इकोलॉजिकल। मैं हूँ कलम सार्वभौमिक, कॉस्मिक और इकोलॉजिकल। वो सरस्वती जी के बैठने की वजह से ही यह कलम ऐसी हुई। बाद में मेरी एक और हाइकू बनी। ये हाइकू नुमा कह लीजिए। कभी कभी लोग कहते हैं 5-7-5 का जहाँ नियंत्रित शब्द विन्यास ना हो तो वो हाइकू नहीं है, हाइकू नुमा कह सकते हैं। मेरी कलम या लेखन या गज़ल या जो भी है, इसका काम बुराई को मिटाना भी है, लोगों को आनंदित करना भी है, और आंखों को खोलना भी है जिन लोगों की आंखें बंद हैं। तो उसके लिए फिर वो हाइकुनुमा बनी कि मेरी वंशी और मेरा सुदर्शन चक्र, मेरी वंशी और मेरा सुदर्शन चक्र जब दोनों मिलकर हो जाते हैं एक, जब मेरी वंशी और मेरा सुदर्शन चक्र जब दोनों मिलकर हो जाते हैं एक, तब बन जाती है मेरी कलम, तब बन जाती है मेरी भावगंगा, तब बन जाता है मेरा अनुशासित इनकलाब। और ये इसीलिए कि अम्मा ने जो
कलम पर सरस्वती बैठाई थी वह आज भी हैं, उतरी नहीं है। तो वही मैंने बेटे से कहा कि अम्मा यही कहती थी कि जाओ इम्तहान दो आराम से, हम सरस्वती जी से प्रार्थना कर एक बार कि वह तोहरे कलम पर बैठ जाए। तो मैंने कहा कि जाओ तुम इम्तहान दो, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि सरस्वती जी तुम्हारी कलम पर बैठी रहें जब इम्तहान दे रहे हो, या हमेशा के लिए। तो आंसुओं का जल है मेरी गज़ल। और एक बड़ी मज़ेदार बात है इसी संदर्भ में कि कितना रोल ये कलम या ये विचार या ये भावगंगा कितने तरह के रोल निभाती है। हमारे एक मित्र ने कहा कि उन्हें नींद नहीं आती थी, कई सालों से उन्हें नींद ना आने की परेशानी थी, लेकिन जब से भावगंगा उन्होंने सुनना शुरू किया है, वो रात में भावगंगा अपने मोबाइल पे ऑन करके, और चूंकि लंबी है, घंटे घंटे भर की है, तो ऑन करके वही सुनने लगते हैं और सोते सोते मतलब सुनते सुनते सो जाते, कभी पूरा नहीं सुन पाते। तो वही बात मेरी गज़ल में भी मैंने कही थी कि किसी को जगाता हूँ तो किसी को सुलाता हूँ, अपना ये फ़र्ज, मैं अपना हर फ़र्ज कैसे कैसे निभाता हूँ। एक तरफ तो आंखें खोलने की बात करता हूँ, अपदीपो भव की बात करता हूँ, लेकिन जब नींद आने का समय है तो सोना भी चाहिए, और जिसको सोने में परेशानी हो रही हो, एक बीमारी के रूप में हो, तो उस बीमारी के इलाज के रूप में भी यही गज़लें, जो जगाने वाली गज़लें हैं, वो काम कर रही हैं। तो दरअसल ऐसा ही होना चाहिए, जिसको जो ज़रूरत है वही होना चाहिए। कोई भी आदमी जो आपका शुभचिंतक है या गुरु है या मित्र है या परिवार का सदस्य है, तो वह आपको संतुलन में लाता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो नींद लाएगा। आपको कहीं फर्ज निभाना है, ड्यूटी करना है, और फिर बेवजह नींद आ रही है 10 घंटे 12 घंटे सोने के बाद भी, तो वह फिर उसके लिए उत्साह भी भरेगा, जिसकी जो कमी है वह पूरा करेगा। और इसी संदर्भ में रामकृष्ण परमहंस जी का वो किस्सा भी याद कर लिया जाए, कोई हर्जा नहीं है। जो वो कहते थे, जो वो किस्सा मैंने कई बार कहा भी है, आज फिर ये मौका है तो इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, कि उनका एक शिष्य जो वो हुबली नदी के उस पार से कलकत्ता से आता था, और इनका जो आश्रम है वो नदी के इस पार है, तो वो नाव से आता था। नाव में ढेर सारे लोग अक्सर रहते ही थे। एक बार किसी ने रामकृष्ण परमहंस को कुछ बुरा भला कहा, तो वो बहुत उत्तेजित हो गया, दोनों में काफ़ी वाद विवाद तेज हो गया, हाथापाई की नौबत आ गई, नाव डगमगाने लगी, सभी लोगों का जीवन संकट में हो गया। लोगों ने बहुत बीच बचाव करके किसी तरह से वो शांत कराया। ये बात जब रामकृष्ण परमहंस को पता चली तो उन्होंने कहा कि तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु को कोई अपमान करे और मैं उत्तेजित ना हूँ, मैं कुछ उसका जवाब न दूँ, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लोग ईश्वर को भी गाली देते हैं, अगर उसने बुरा भला कह भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। उतने लोगों की जान तुम खतरे में डाल रहे थे, ये ठीक नहीं है, अपने को नियंत्रित रखना चाहिए। एक और उनका शिष्य जो एक सभा में एक दिन
गया हुआ था और वहाँ कोई रामकृष्ण परमहंस को अनुचित बातें कह रहा था और ये कुछ नहीं बोला, चुप रहा। ये बात जब रामकृष्ण परमहंस को पता चली तो इन्होंने कहा, शिष्य को बुलाया कि देखो उस सभा में तुम गए थे, वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में लोग कह रहे थे, तो तुम्हें प्रतिकार करना चाहिए था, सही बात बताना चाहिए था, इतना शांत नहीं रहना चाहिए था, तुम्हें कुछ आवेश, कुछ उत्तेजना आनी चाहिए थी, और कैसे तुम चुप रह गए। तो कुछ शिष्य हमेशा उनके साथ जो बैठे रहते थे, उन्होंने जो दोनों स्थितियों की बातों को सुना तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप एक को तो कह रहे हैं कि आवेशित नहीं होना चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए, और दूसरे कह रहे हैं कि आवेशित होना चाहिए और बोलना चाहिए था, चुप नहीं रहना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि दोनों स्थितियों में अंतर है। एक में अगर वो आवेशित हो रहा था तो सभी लोगों का जीवन संकट में डाल रहा था, इसलिए, और उसमें आवेश की प्रवृत्ति ज्यादा है, इसलिए उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एकदम शांत स्थिति में, जहां कोई असुरक्षा की भावना नहीं थी, अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक सत्य के साथ कहना चाहिए था, वहां वो चुप रह गया। उसमें इतना भी उत्साह, उत्तेजना या आवेश नहीं हुआ, इसलिए मैं उसको थोड़ा और एनर्जी लेवल उसका हाई कर रहा था, उसको कह रहा था कि चुप नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है, उसे सार्थक बेचैनियां होनी चाहिए थी उसे। मैं अक्सर कहता हूँ मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है। तो वहाँ पर रामकृष्ण जी ने कहा कि उसे और उत्तेजित होना चाहिए था, बोलना चाहिए था सच्चाई, और किसी भी मित्र को, गुरु को या सही व्यक्ति को, परिवार के सही आपके शुभचिंतकों को, जो आप में कमी है उसे दूर करना चाहिए। एक टेलर मेड, एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए कि हर व्यक्ति को वही सॉल्यूशन देते चले। उसे उत्तेजना कम करके शांत करने की जरूरत थी, तो रामकृष्ण परमहंस ने उसे वो किया। दूसरे को थोड़ा उत्तेजित करने की जरूरत थी, थोड़ा उत्तेजना लाने की जरूरत थी, तो वो किया। उन्होंने कहा व्यक्ति को देखकर और स्थिति को देख करके हमें बात कहनी चाहिए। व्यक्ति और स्थिति के अनुसार हमें प्रयास करना चाहिए, या कहना चाहिए, या औषधि देना चाहिए, या हल ज्ञान देना चाहिए, या विचार देना चाहिए। तो इसीलिए जिसको सोने की जरूरत है उसे सुलाता हूँ, और जिसे जागने की जरूरत है उसे जगाता हूँ। तो वही है, किसी को सुलाता हूँ तो किसी को जगाता हूँ, मैं अपना हर फर्ज कैसे कैसे निभाता हूँ। तो यह सब चीजें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर आंख और बुद्धि खोल करके हम हमेशा सबके कल्याण के लिए, विन 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 के लिए भी, अपने कल्याण के लिए भी, परिवार के, समाज के, देश के, प्रकृति के, धरती के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, विन 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 के आधार पर कार्य करेंगे, तो कहीं सुलाना भी पड़ेगा, कहीं जगाना भी पड़ेगा। तो आंसुओं का जल है मेरी गजल, खुदा का फजल है मेरी गजल, मेरे शब्द वातावरण में गूंजते हैं, यह प्रकृति सजल, यह प्रकृति सजल है मेरी गजल। माँ बच्चों के लिए रखती है तमाम उपवास, माँ बच्चों के लिए रखती है तमाम उपवास, वही व्रत निराजल है मेरी गजल। माँ बच्चों के लिए रखती है तमाम उपवास, वही व्रत निराजल है मेरी गजल। भावगंगा भी है तो जल से परिपूर्ण, भाव से परिपूर्ण, रस से परिपूर्ण, लेकिन वह अगर उपवास के संदर्भ में देखा जाए तो वही व्रत निराजल है मेरी गजल या भावगंगा। कितना बड़ा विरोधाभास, कितने बड़े सत्य को निरूपित कर रहा है कि व्रत निराजल ही भावगंगा है। सबका
जीवन मेरी कविता में शामिल है। सबका जीवन मेरी कविता में शामिल है। वो कुछ लोग कहते थे ना, एक सेइंग है अंग्रेजी में भी, कि सब लोग उसके साहित्य को नहीं पढ़ते क्योंकि सब लोग उसके साहित्य में नहीं होते। तो सबका जीवन मेरे गज़ल में या कविता में शामिल है, इसीलिए सभी लोग उसको पढ़ते हैं। इस पेड़ पौधे चिड़िया ये सब शामिल हैं, ये सुनते हैं, इसीलिए ये भी सुनते। चिड़िया आ जाती है, अभी थोड़ी देर में आएगी। कबूतर तो अभी बैठा हुआ था। सबका जीवन मेरी कविता में शामिल है। महेश हो या कि अफजल है मेरी गजल। दृष्टि को विस्तार देती है मेरी शायरी। दृष्टि को विस्तार देती है मेरी शायरी। संकुचित दृष्टि नहीं, आंख खोलती है, और जिसकी खुली आंखें भी सीमित दायरे में देखती है उसको और विस्तार देती है। दृष्टि को विस्तार देती है मेरी शायरी। अनोखा काजल है ये मेरी गजल। अनोखा काजल है मेरी गजल। सबकी गहरी भावनाएं भी निकाल लाती है। मैं मानता हूं कि कोई, और ये सच्चाई है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर अच्छाई न हो, मानवीयता न हो, संवेदना न हो, प्रेम न हो, लेकिन अक्सर हम उसको इतना दबा देते हैं कि बहुत गहरे में चली जाती है, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं कि हमने उसको बिलो कॉन्शियस लेवल ठेल दिया है। अब हम, अच्छा साहित्य वही है, अच्छी बात वही है, अच्छा भाव वही है जो आपके अंदर से उन संवेदनाओं को बाहर निकाल दे, व्यवहारिक स्तर पे आपको संवेदनशील बना दे। तो सबकी गहरी भावनाएं भी निकाल लाती है। सबकी गहरी भावनाएं भी निकाल लाती है। भावनाओं का नल है मेरी गजल। भावनाओं का टैप सबकी गहरी भावनाएं भी निकाल लाती है। भावनाओं का नल है मेरी गजल। और संवेदनाएं यहाँ अपने आप उगती फैलती हैं। जब आप उस भावभूमि पर आ जाते हैं तो बहुत कुछ अपने आप जंगल की तरह उगने लगता है, एक माहौल बन जाता है। इस पर अभी एक सच्चा किस्सा, फिर आप सच्चे एक व्यक्ति का किस्सा भी सुनाएंगे इस गज़ल के बाद, कि संवेदनाएं यहाँ अपने आप उगती फैलती हैं। हम जितना मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा परिणाम आता है। संवेदनाएं यहाँ अपने आप उगती फैलती हैं। संवेदनाओं की फसल है मेरी गज़ल। संवेदनाओं की फसल है मेरी गज़ल। ऐसे जिएं कि किसी के दिल से आह न निकले। ऐसे जिएं कि किसी के दिल से आह न निकले। यही इच्छा प्रबल है मेरी गज़ल। यही इच्छा प्रबल है मेरी गज़ल। जो जमीन पर शायरी लिखता है दिन रात, कौन हो सकता है? अक्सर कहता भी हूँ, जो जमीन पर शायरी लिखता है दिन रात, कौन है वो? किसान। अक्सर कभी होता है किसान की भूमिका भी मैंने लिखा कि मैं तो कागज पर शायरी या कुछ लिखता पढ़ता हूँ, साहित्य लिखता हूँ। किसान या जो वन जंगल उगाते हैं वो सब उस जमीन पर शायरी करते हैं, जमीन पर लिखते हैं। तो जो जमीन पर शायरी लिखता है दिन रात, उसी भोले किसान का हल है मेरी गज़ल। उसी भोले किसान का हल जो चलाते हैं, उसी भोले किसान का हल है मेरी गज़ल। बढ़ते बच्चों की ज़रूरतें पहली प्राथमिकता। बढ़ते बच्चों की ज़रूरतें पहली प्राथमिकता। बच्चों का नाम टुडे है, टुमारो नहीं। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, चाहे ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी शिक्षा, उनको सही
सम्यक भोजन सामग्री और जो ये स्वास्थ्यवर्धक सामग्री मिले, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। अच्छे संस्कार मिले, वह पहली प्राथमिकता, उसको कल पर टाला नहीं जा सकता। बाकी धरती और व्यवस्था और समाज की सारी चीजें कल के लिए टाली जा सकती हैं। तो बच्चों का नाम आज है, कल नहीं। सब कुछ उन्हें आज जो जरूरत है वो हासिल होना चाहिए। एक अच्छी व्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए। बढ़ते बच्चों की जरूरतें पहली प्राथमिकता। आज ढेर सारी चींटियां आ गई हैं चारों तरफ, अक्सर रेंग रेंग करके जा रही हैं, अलग कोई गर्दन पर, कोई कहीं। बढ़ते बच्चों की जरूरतें पहली प्राथमिकता। उनके प्रति प्रेम सबल प्रबल है मेरी गजल। उनके प्रति प्रेम प्रबल है मेरी गजल। जो सपने नहीं देखते वे जिंदा कैसे रहते। जो सपने नहीं देखते वो जिंदा कैसे रहते। जो सपने नहीं देखते वो जिंदा कैसे रहते। हम अपने जीवन को खुशहाल तभी बना सकते हैं जब अच्छे सपने देखें। जो सपने नहीं देखते वे जिंदा कैसे रहते। उनके हवा महल है मेरी गजल। जो ये सपनों के हवा महल बनाते हैं, बाद में फिर उसी के लिए मेहनत करके जिसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके सपने है मेरी गजल। जिनकी आवाज हम तक नहीं आ पाती, जिनकी आवाज हम तक नहीं आ पाती, उन बेसहारों मजलूमों का संबल है मेरी गजल। रामकृष्ण परमहंस और फिर उनके शिष्य विवेकानंद दोनों यही कहते थे कि कभी इस बात का इंतजार मत करो कि जिन्हें तुम्हारे मदद की जरूरत है वो तुमसे मांगने आएंगे। जाओ ढूंढो कि किसको तुम्हारे मदद की जरूरत है और उसे मदद करो। जो तुमसे मदद मांगने आ रहा है उसमें इतनी शक्ति है, या उसकी आवाज में इतनी शक्ति है कि वो तुम तक पहुंच रहा है। लेकिन ज्यादा संभावना ये है कि जिसको तुम्हारे मदद की जरूरत है, कि मदद की जरूरत है, वो तुम तक नहीं आ पाया, नहीं आ सकता, या उसकी आवाज भी तुम तक नहीं आ सकती। इसलिए जाओ ढूंढो और उसकी मदद करो। वह व्यक्ति भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकता है, वृक्ष भी हो सकता है। गर्मी में मई जून में कोई वृक्ष पौधा सूख रहा है और अगर आपकी निगाह पड़ गई, उसमें को पानी दे दिया, तो ये बहुत बड़ा काम है। वो पेड़ वाले बाबा लखनऊ के जो लाखों पेड़ लगा चुके हैं, चंद्रभूषण त्रिपाठी, बता रहे थे कि वो जाते रहते हैं, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और किसी के घर के सामने कोई पेड़ सूख रहा है, वो बस एक घंटी बजा देते हैं। उसके आसपास जो लोग रह रहे 3-4 लोगों को, कोई ना कोई निकल ही आता है। तो कहते हैं घंटी क्यों बजाया? हमने कहा वो सामने वो पेड़ सूख रहा है, या तो पानी दे दीजिए, मैं डाल दूँ, या आप ही डाल दीजिए। तो लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर इस पेड़ से आपसे क्या मतलब, आप क्यों? तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ से नहीं, हर पेड़ से मतलब है, हम जो सांस ले रहे हैं वो इन सारे पेड़ों से ही मिल रहा है। ये ऑक्सीजन की फैक्ट्रीज हैं और आपके घर के सामने ही सूख रहा है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इस पेड़ को बचा लीजिए। तो फिर वो आदमी कन्विंस हो जाता है, उस दिन ही नहीं, वो बाद में भी उस पेड़ को पानी डालने लगता है। तो वो भावना होनी चाहिए कि जो जहाँ जिसकी आवाज हम तक नहीं आ पाती, उन बेसहारों मजलूमों का संबल है मेरी गजल। दुनिया के सारे जीवों से इसका जुड़ाव, दुनिया के सारे जीवों से सब शामिल हैं इस गजल में, या इस साहित्य में, या इस भावगंगा में। दुनिया के सारे जीवों से इसका जुड़ाव, दुनिया की हलचल है मेरी गजल। हर नई शुरुआत की कहानी मेरी कविता में, हर नई शुरुआत की कहानी मेरी कविता में, पंख में खिला कमल है मेरी गजल। संसाधन हो या ना हो, कीचड़ में भी खिल सकता है। हर नई शुरुआत की कहानी मेरी कविता में, पंख में खिला कमल है मेरी गजल। एक दूसरे
हाइकू में इस बात को दूसरे तरह से कहा है, क्योंकि स्थितियां कहीं बहुत अच्छी हो सकती हैं, कहीं खराब हो सकती हैं, कहीं सड़न हो सकती है और कहीं खुला आकाश भी हो सकता है, शीतल मंद सुगंध भी हो सकती है। तो लेकिन एक पॉजिटिव थिंकर हमेशा, या पॉजिटिव पर्सनालिटी या पॉजिटिव व्यक्ति दोनों स्थितियों का सकारात्मकता, नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव बना लेगा। और नेगेटिविटी को पॉजिटिव बनाना कोई किसान से सीखे या कोई धरती से सीखे। तो जहाँ सड़न होती है या पेड़ों पौधों से सीखे, जहाँ सड़न होती है वहाँ फैलाता हूँ जड़ें, जहाँ सड़न होती है वहाँ फैलाता हूँ जड़ें, और जहाँ मिलता है खुला आकाश वहाँ खिलाता हूँ फूल। जहाँ सड़न होती है वहाँ जहाँ सड़न होती है वहाँ फैलाता हूँ जड़ें, और जहाँ मिलता है खुला आकाश वहाँ खिलाता हूँ फूल। समय का अनंत विस्तार जो सामने है, समय का अनंत विस्तार जो सामने है, कभी दिखता कभी ओझल है मेरी गजल। समय का अनंत विस्तार जो सामने है, कभी दिखता कभी ओझल है मेरी गजल। जब स्वाभिमान को पहुंचती है चोट, जब स्वाभिमान को पहुंचती है चोट, दहकता अनल है मेरी गजल। चुप नहीं रहना है, अपनी बात को सच्चाई से कह देना है। जब स्वाभिमान को पहुंचती है चोट, दहकता अनल है मेरी गजल। इस पर पहले भी मैंने चर्चा की थी कि अभिमान और स्वाभिमान में बहुत हल्का सा अंतर है, अहंकार और स्वाभिमान में अंतर है। ये संपूर्ण विराट ब्रह्मांड एक जीवंत शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं। ये एहसास कि हम उसके जीवंत अंग हैं, ये भाव जब आ जाता है तो आपको अभिमान और स्वाभिमान में अंतर स्पष्ट हो जाता है। अगर हमारे इस हाथ को यह भाव है कि ये बाकी अंगों से श्रेष्ठ है, तो ये इसका अहंकार है। कोई भी अंग या कोई भी व्यक्ति जब अन्यों से अपने को ईश्वर की श्रेष्ठ रचना मानता है, तो ये उसका अहंकार है। लेकिन अगर हम किसी को या कोई हमको ऐसे ट्रीट कर रहा है जब हम उस ईश्वरीय अंग से कमतर आंक रहा है, जैसे हम इस हाथ को माने कि ये कोई अंग ये माने कि ये श्रेष्ठ नहीं है, यह अच्छा नहीं है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, यह इस शरीर का अंग है, इसकी इस वजह से जो इसको इज्जत मिलनी चाहिए वो इसका स्वाभिमान है। जब कोई उसको ठेस पहुंचाए तब इसको रिएक्ट करना चाहिए। जब हम ईश्वरीय अंग हैं, हमारे इस एग्जिस्टेंस को कोई चोट पहुंचाए, कोई उसको ना समझे, जैसे कोई व्यक्ति है समाज का और हम उसको अछूत मान लें, वह भी ईश्वर का, धरती का अंग है, धरती माँ का पुत्र है, हम उसको अछूत मान रहे हैं, उसके तो वो धरती का माँ का पुत्र है और हम अछूत माने, तो उस कॉस्मिक, उसकी जो कनेक्टेडनेस है उसको दरकिनार करें, तो वो उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाना है, उसके स्वाभिमान को कमतर आंकना है। तो अभिमान और स्वाभिमान में अंतर है। जब हम ईश्वरीय अंग हैं, इससे अधिक सोचते हैं तो हम अभिमानी हो जाते हैं, और जो कोई हमको, जो हम हैं उससे कमतर सोचता है कि हम ईश्वरीय अंग हैं, इससे जितना इज्जत मिलनी चाहिए उसे कम देता है, तो हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। जब स्वाभिमान को पहुंचती है चोट, दहकता अनल है मेरी गजल। इसमें आशा की दरिया बहती है, जीवन का संबल है मेरी गजल। जीवन में होती रही तरह तरह की साधनाएं, जीवन में होती रही तरह तरह की साधनाएं, अनंत साधनाओं का फल है मेरी गजल। अनंत साधनाओं का फल है मेरी गजल। बिना सघन विरल रंगों के कहाँ बनता है चित्र, बिना सघन विरल रंगों के कहाँ बनता है चित्र।
बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ गई हैं। बिना सघन विरल रंगों के कहाँ बनता है चित्र, रंग ये सघन विरल है मेरी गज़ल, रंग ये सघन विरल है मेरी गज़ल। भूत व भविष्य को जोड़ती है मेरी शायरी, भूत व भविष्य को जोड़ती है मेरी शायरी, हमेशा करती नई पहल है मेरी गज़ल, हमेशा करती नई पहल है मेरी गज़ल। अनुशासित इनकलाब आने को है जल्द ही, अनुशासित इनकलाब आने को है जल्द ही, इसकी सैनिक अटल है मेरी गज़ल, इसकी सैनिक अटल है मेरी गज़ल। शायरी ही लगातार मुझे संवारती रहती है। ये सच्चाई है कि हम ही शायरी को नहीं रचते हैं, या कविता नहीं रचते हैं, या साहित्य नहीं रचते हैं। वो है साहित्य या शायरी हमको भी रचती है, हम उसको बनाते हैं। वो हमारी पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व या हमारे विचारों को भी बनाती है, हमारे पूरे सब कुछ को वो भी रचती है। हम उसको नहीं रचते, वो हमको भी रचती है। शायरी ही लगातार मुझे संवारती रही है। उसका कहना, अक्सर वो बताती है कि इधर चलो इधर चलो, उसका कहना इधर संभल है मेरी गज़ल, उसका ये कहना इधर संभल ये मेरी गज़ल। और कहीं भी अत्याचार उत्पीड़न देखकर, कहीं भी अत्याचार उत्पीड़न देखकर ये जाति उबल है मेरी गज़ल, कहीं भी अत्याचार उत्पीड़न देखकर है ये जाति उबल है मेरी गज़ल। और आखिरी शेर, इसे सब अलग अलग नाम से पुकारते हैं, इसे सब अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कोई कविता कहे या जंगल है मेरी गज़ल, इसे कोई कविता कहे या जंगल, उसे सब अलग अलग नाम से पुकारते। कई लोगों ने कहा कि पांडे जी आपने वैसे गज़ल में 7, 9, 11 शेर होते हैं, आपने 256 शेर तक की गज़ल लिख डाली, गज़ल लिख डाली, तो फिर ये तो गज़ल नहीं हुई। तो हमने कहा कि गज़ल नहीं तो ये जंगल समझ लीजिए। उसे सब अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कोई कविता कहे या जंगल है मेरी गज़ल। तो यह तो भावगंगा क्या है या गज़ल क्या है मेरी, इस पर चर्चा रही। और अब वो जो मैंने कहा एक व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। प्रकृति की बात हुई थी और आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, तो एक छोटी सी 4 लाइन की एक कविता है, वो कह करके उस व्यक्तित्व के बारे में, ये भी उस व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की भूमिका ही है शायद। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, अभी धूप तेज है कहकर बैठे हैं उसी पेड़ की छांव में जिसको काटने आए हैं। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, यही हकीकत है। अभी धूप तेज है कहकर बैठे हैं उसी पेड़ की छांव में। और उस व्यक्तित्व के बारे में कह करके आज की भावगंगा हमारी समाप्त होगी। वो कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इस पर मैंने एक शेर भी लिखा है, यह सच है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आदमी चना है यह भी तो सच्चाई नहीं है। यह सच है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आदमी चना है यह भी तो सच्चाई नहीं है। वो लंबी जो 256 शेरों वाली गज़ल है, उसी का जिसका पहला शेर वो है कि जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। अकेला चना भी फाड़ फोड़ सकता है। वर्ष 1979 में जाधव, ये किस्सा है जाधव को, जिसमें बात में पद्मश्री भी पिछले साल मिला। 10वीं की परीक्षा देने के बाद अपने गांव में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ का पानी उतरने पर इसके बरसाती भीगे रेतीले तट पर घूम रहे थे।
तभी उनकी नज़र 100 मृत सांपों के विशाल गुच्छे पर पड़ी। आगे बढ़ते गए तो पूरा नदी का किनारा मरे हुए जीव जंतुओं से अटा पड़ा एक मरघट सा था। मृत जानवरों के शव के कारण पैर रखने की जगह नहीं थी। इस दर्दनाक सामूहिक मृत निर्दोष मौत के दृश्य ने जाधव के किशोर मन को झकझोर दिया। हजारों की संख्या में निर्जीव जीव जंतुओं की निस्तेज फटी मुर्दा आंखों ने जाधव को कई रात सोने न दिया। गांव के ही एक आदमी ने चर्चा के दौरान विचलित जाधव से कहा, जब पेड़ पौधे ही नहीं उग रहे हैं तो नदी के रेतीले तटों पर जानवरों को बाढ़ से बचने का आश्रय कहाँ मिले? जंगलों के बिना इन्हें भोजन कैसे मिले? बात जाधव के मन में पत्थर की लकीर बन गई कि जानवरों को बचाने पेड़ पौधे लगाने होंगे। जानवरों को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने होंगे। 50 बीज और 25 बांस के पेड़ लिए 16 साल का जाधव पहुंच गया नदी के रेतीले किनारे पर रोपने। ये आज से 35 साल पुरानी बात है। उस दिन का दिन था और आज का दिन। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन 35 सालों में जाधव ने 1360 एकड़ का जंगल बिना किसी सरकारी मदद के लगा डाला? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन 35 सालों में जाधव ने 1360 एकड़ का जंगल बिना किसी सरकारी मदद के लगा डाला? क्या आप भरोसा करेंगे कि एक अकेले आदमी के लगाए जंगल में 5 बंगाल टाइगर, 100 से ज्यादा हिरन, जंगली सुअर, 150 जंगली हाथियों का झुंड, गेंडे और इनके अनेक जंगली पशु घूम रहे हैं? और हाँ, सांप भी, जितने इस अद्भुत नायक को, और सांप भी जिसको देख करके, मरे हुए सांपों को देखकर इस व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और इसमें ये नायकत्व जागा। जंगलों का क्षेत्रफल बढ़ाने सुबह 9 बजे से 5 किलोमीटर साइकिल से जाने के बाद नदी पार करते और दूसरी तरफ वृक्षारोपण कर फिर सांझ ढले नदी पार कर साइकिल से 5 किलोमीटर तय कर घर पहुंचते। इनके लगाए पेड़ में कटहल, गुलमोहर, अनानास, बांस, साल, सागौन, सीताफल, आम, बरगद, सहतूत, जामुन, आड़ू और कई औषधीय पौधे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य ये, इस असंभव को सत्य कर दिखाने वाले साधक से महज 5 साल पहले तक देश अनजान था। यह लौह पुरुष और दृढ़ शक्ति वाला व्यक्ति अपने धुन में अकेला आसाम के जंगलों में साइकिल में पौधों से भरा एक थैला लिए अपने बनाए जंगल में गुमनाम सफर कर रहा था। सबसे पहले वर्ष 2010 में देश की नज़र में आए जब वाइल्ड फोटोग्राफर जीतू कालिया ने इन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, द मोलाई फॉरेस्ट। यह फिल्म देश के नामी विश्वविद्यालयों में दिखाई गई। दूसरी फिल्म आरती श्रीवास्तव की फॉरेस्टिंग लाइफ, जिसमें जाधव की जिंदगी के अनछुए पहलुओं और परेशानियों को दिखाया। तीसरी फिल्म फॉरेस्ट मैन, जो विदेशी फिल्म महोत्सव में भी काफ़ी सराही गई। एक अकेले व्यक्तित्व ने वन विभाग की मदद के बिना, किसी सरकारी आर्थिक सहायता के बगैर, इतने पिछड़े इलाके से कि जिसके पास पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड तक नहीं है, ने हजारों एकड़ में फैला पूरा जंगल खड़ा कर दिया। जानने वाले सकते में आ गए और उनके नाम पर आसाम के इन जंगलों को मिसिंग जंगल कहते हैं। जाधव आसाम की मिसिंग जनजात से हैं, तो उनकी जनजात की उस मिसिंग के नाम पर उस जंगल का नाम ही मिसिंग जंगल रख दिया गया है। जीवन यापन करने के लिए इन्होंने गाय पाल रखी है। शेरों द्वारा आजीविका के साधन उनके पालतू पशुओं को खा जाने के बाद भी जंगली जानवरों के प्रति इनकी करुणा कम न हुई। शेरों ने मेरा नुकसान किया क्योंकि वो अपनी भूख मिटाने के लिए खेती करना नहीं जानते। वो कहते हैं शेरों ने मेरे पालतू पशुओं को खा लिया क्योंकि वो अपने भोजन के लिए खेती करना नहीं जानते। तो बेचारों का आहार ही वही है। आप जंगल नष्ट करोगे तो वो आपको नष्ट करेंगे। 1 साल पहले महामहिम राष्ट्रपति द्वारा देश के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत होने वाले जाधव आज भी आसाम में बांस के बने कमरे के छोटे से कच्चे झोपड़े में अपनी पुरानी दिनचर्या में लीन हैं। तमाम सरकारी प्रयासों, वृक्षारोपण के नाम पर लाखों रुपए के पौधों की खरीदी करके भी वे पर्यावरण वन विभाग वो मुकाम हासिल न कर पाए जो कि एक अकेले की इच्छा शक्ति ने कर दिखाया। साइकिल पर जंगली पगडंडियों में पौधों से भरे झोले और कुदाल के साथ हरी भरी प्रकृति की अनवरत साधना में
है ये निस्वार्थ पुजारी। तो कोई अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जाधव हैं। और अपने संवेदनाओं के द्वारा, सबसे जुड़ाव के द्वारा, प्रकृति संरक्षण अगर नहीं होगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे, इस भावना के द्वारा। तो हम सबको जितना संभव हो सके धरती को बचाने के लिए कोशिश करना ही होगा, पेड़ लगाना ही होगा। एक दिन मैंने वो कार्टून के बारे में आपको बताया ही था, इस समय धरती वेंटिलेटर पर है। अगर हम नहीं चेते, हमने नहीं कोशिश की, तो फिर अपनी माँ, और वो ऐसी माँ जिसकी गोद में हम अनवरत अभी भी हैं, अगर वो माँ नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। तो उसकी देखभाल करनी है। इसी के साथ आज की भावगंगा यहाँ समाप्त होती है। आपका दिन शुभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल।